MGT7 या कोई भी दूसरा ई फॉर्म अगर आपने फाइल कर दिया है या आप फाइल कर रहे हैं, तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए। अगर फाइल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फाइल कर चुके हैं और गलतियां करी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि मैं इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि अगर आपने कोई भी गलती करी है, सबसे पहले तो गलतियां कौन सी करी हैं आपने, या आपको ये गलतियों को नहीं करना है जब आप MGT7 या कोई भी दूसरा फॉर्म ई फॉर्म फाइल करें। और अगर वो गलतियां हो गई हैं, अगर आप फॉर्म फाइल कर चुके हो, तो फिर उसको कैसे आगे रेक्टिफाई करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सब जगह कि जो ई फॉर्म हमने फाइल कर दिया है उसे रिवाइज कैसे करें। क्योंकि एक बार अगर आपने ई फॉर्म फाइल कर दिया तो हमेशा एक एरर आता है कि दिस फॉर्म इज ऑलरेडी फाइल्ड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ये मैसेज आने के बाद आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे कि हमें करना क्या है आगे। तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करूंगी, थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थोड़े से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो एंड तक बने रहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी होगा बट यू हैव टू स्टे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो एंड तक बने ही रहिए नए के साथ। तो चलते हैं अपने डिस्कशन पे। दोस्तों, MGT7 होता क्या है? MGT7 एनुअल रिटर्न होता है जो हर कंपनी मतलब जो भी ROC के साथ रजिस्टर्ड है, उन सभी को अपना ये फॉर्म फाइल करना है, बिकॉज दिस इज एन एनुअल रिटर्न। MGT7 इज एन एनुअल रिटर्न। ये जो फॉर्म है ये ROC अपने पास मेंटेन रखता है अपने ई लेवल पर, और ये स्टेटमेंट है जो कंपनी देती है, अपना चिट्ठा देती है पूरे साल का कि हमारी कंपनी में पूरे साल भर में क्या हुआ है। अभी लेटेस्ट जनवरी 2021 में फॉर्म रिवाइज हुआ है, तो अगर आपने अभी तक नहीं फिलअप किया है तो आप MGT7 भर लीजिए। MCA 21 से आप इसको फ्रेशली ही डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने। अब दोस्तों, अगर आपने फाइल नहीं किया है एनुअल रिटर्न तो 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लिखते हैं, बट ये फाइन है, लेट फाइलिंग फीस है, क्योंकि आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। ये कंपलसरी रिटर्न है, कोई चॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है आपका ये जो भी है पर डे का फाइन। ऑफिसर्स जो भी कंपनी में है, डायरेक्टर्स जो भी है, उनको प्लस ये पेनल्टी ऑफ ₹50,000 भी इम्पोज कर सकता है ROC। नॉन फाइलिंग तो आप जानते ही हैं। अगर आप 3 साल तक कंपनी में एनुअल रिटर्न MGT7 फाइल नहीं कर रहे हैं लगातार 3 साल तक, तो ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स टैंटामाउंट हो जाएगा, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिले जो है, अगर आपने डिले किया हुआ है, हर बार डिले करते हैं आप एनुअल रिटर्न फाइल करने में, तो ROC आपको शो कॉज नोटिस देकर एडजुडिकेट भी कर सकती है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। एनुअल रिटर्न के साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनफैक्ट जो आप इसमें डिटेल्स देते हैं, मैं आपको आगे की स्लाइड पे थोड़ा सा थ्योरी ले लूं सो दैट हम समझ जाए अच्छे से कि हम किस वाले पॉइंट को बात कर रहे हैं। अब जो MGT7 का जो इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन क्या है? MGT7 जो है वो सारी इंफॉर्मेशन रखती है। आप ROC को वो सारी इंफॉर्मेशन देते हो कि कंपनी का सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बोरोइंग्स करी है आपने, कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, आप पुराने साल का, नए साल का, प्रीवियस ईयर्स वीजा वीज दिस ईयर, आप ये दोनों फिगर्स देते हैं। डिपॉजिट्स, टर्नओवर, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी की इंफॉर्मेशन MGT7 में जाती है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आप देते हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेंज, कमिटी के मीटिंग्स, ये सारी की सारी डिटेल आप MGT7 में देते हैं। प्रमोटर की डिटेल्स जाती हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन जाती है, ताकि ओनरशिप पता चल सके कि ओनरशिप के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, अदर की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी,
तो एनुअल रिटर्न इतने सारे डिस्क्लोजर्स एंड सर्टिफिकेशंस रखता है, तो आप ये समझ लीजिए कंपनी का ओवरऑल फेस बनाकर MGT7 को इंट्रोड्यूस, मतलब MGT7 को फाइल करना कंपलसरी किया गया है। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन अगर हम देखेंगे तो एवरी कंपनी, obviously MGT7 is governed by the statutory provision section 92. Section 92 says every company shall prepare a return hereinafter referred to as the annual return in the prescribed form containing the particulars as they stood on the close of the financial year. तो आप ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसे हम कभी भी स्किप नहीं करेंगे। आप ये गलती भी नहीं कीजिएगा, कोई भी काम स्किप कर दीजिए, इसे आपको टाइमली फाइल करना है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में इसके पेनल्टी कह रहे हैं, बट दिस इज बेसिकली लेट फाइलिंग फीस। पेनलाइज तो डायरेक्टर्स होते हैं, वो 50,000 रुपीज की जो पेनल्टी लेवी हो सकती है। नॉन फाइलिंग से आप डायरेक्टर्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, और डीले की वजह से आरओसी आपको शो कॉज नोटिस दे सकती है। तो MGT7 में आपको ये जो आप क्लॉज नंबर H देख रहे हैं स्क्रीन पे, पेनाल्टी और पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन द कंपनी, इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स एंड डिटेल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड अपील्स मेड अगेंस्ट सच पेनाल्टी और पनिशमेंट। तो हमें ये इंफॉर्मेशन MGT7 इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, आप ध्यान रखिए, पेनल्टी और पनिशमेंट ऑन द डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स कोई भी अगर इम्पोज हुई है ड्यूरिंग द ईयर, कंपाउंडिंग और ऑफेंसेस हुआ है और उसके अगेंस्ट आपने कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने अपील्स फाइल करी है अगेंस्ट पेनल्टीज और पनिशमेंट्स, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देना अनिवार्य है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप इस पर स्किप करते हो तो यू कैन बी एडजुडिकेटेड बाय द आरओसी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में MGT7 में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ एनुअल रिटर्न देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मोटा मोटा चीज इन्होंने क्रीम चीज ली है। मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, वेदर डायरेक्टर्स की मीटिंग सही चल रही है, शेयर होल्डर्स के साथ सही चल रहा है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या चल रहा है, ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है, बोरोइंग्स में कोई इश्यूज तो नहीं है, डायरेक्टर्स प्रमोटर्स की मंडल पर्सनल और उनके जो रेम्यूनरेशन है उसके साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है। पर्टिकुलर्स अबाउट द कंपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, क्या ये वही चल रही है जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, पेनल्टीज, डिस्क्लोजर्स एंड सर्टिफिकेशन। सो आप समझ रहे हैं मेरा एम्फेसिस इन क्रीम चीजों पे इसीलिए है क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन है जिसे आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में बिल्कुल ही स्टोर करके रखते हैं, और इस इंफॉर्मेशन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। मैं आपको भी MGT7 की ओर लेके चलती हूँ। MGT7 आपको विद इन 60 डेज ऑफ AGM फाइल करनी है। AGM डेट इस समय एक्सटेंडेड है, अगर तो उसके हिसाब से, मतलब अगर नॉर्मल 30th डे ऑफ सितंबर तक अगर आपकी एनुअल AGM हो जाती है, AGM हो जाती है, नॉर्मली 30th ऑफ सितंबर तक हो जानी चाहिए, तो 28 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आ जाती है। अभी चेंज इन सिनेरियो है, तो अगर एक्सटेंडेड है तो फिर वो एक्सटेंडेड टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि, बट आपका अगर AGM जब भी हुआ है उसके विद इन 60 डेज आपको फाइल करना है। तो दोस्तों हम MGT7 पर हैं, मैं आपको ये लाइव फॉर्म दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इसमें रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स है। अब आप कहेंगे ये तो हर साल होती है, ये हर साल वाली डिटेल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कंपनी का एड्रेस अगर आपने चेंज किया है तो वो आप इसमें लिखेंगे, ऑटो फिल का ऑप्शन सब कुछ है इसके अंदर। इसमें कोई भी ये पर्टिकुलर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको सही करेक्ट देने हैं, इसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे देने में। प्री फिल का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए, तो जो भी आरओसी में आपके पास डिटेल सेव हैं वो आ जाएंगी। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप बिल्कुल सही लिखेंगे। प्राइवेट इनमें अब हमारे पास गलतियां करने के यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम गलतियां कहाँ कर सकते हैं। वेदर कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, मैंने कर दिया यस, होना था नो, है ना, ये गलती एक हो सकती है। मैं आपको टाइप्स ऑफ गलती बता रही हूँ।
कुछ गलतियां रिवर्सिबल है, कुछ गलतियों के लिए आपको थोड़ा सा लंबा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो मैं आपको एंड तक बने रहना है ताकि मैं आपको ऑप्शंस बता सकूं कि कौन सी गलती करने पर आपको क्या करना है। सो वी आर हियर with the shares listed on recognized stock exchange, तो ये हम इस पे भी आ गए हैं। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से फिल इन करना है, कोई चेंज तो नहीं है। अगर आपका आईपीओ आया है या आपने अभी पब्लिक लिस्टिंग करी है तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। कई बार क्या होता है, हम पुराना फॉर्म ले लेते हैं, है ना, पुराने फॉर्म से कॉपी पेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं और उस कॉपी पेस्टिंग के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम सही डेट ही नहीं लगा पाते, सही नहीं कर पाते, कॉपी पेस्ट हो जाती है पुरानी इंफॉर्मेशन। ये आप सोच रहे होंगे मैं कुछ अजीब सी चीज कह रही हूँ, नहीं। मैक्सिमम केसेस में जहां पे रिवीजन के लिए लोग मुशक्कत करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आती है। कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम द ओल्ड फॉर्म टू द न्यू फॉर्म, एंड फिर उसके बाद वो फिगर्स चेंज नहीं होती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं तो फॉर्म की डेट्स बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर डेट ऑफ एजीएम, अगर आपकी एजीएम हुई है तो आप लिख लीजिए। एजीएम एक्सटेंशन लिया है तो भी आप यहाँ पे सही चीज को मार्क कीजिए। यहाँ बहुत गलती होती है, सबसे ज्यादा प्रोन एरिया है गलतियों का, तो आप इस पर बहुत केयरफुल रहिएगा। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी जो है, नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये आपको बिल्कुल सही सिलेक्शन करना है। अपने मन की कोई चीज नहीं डालिएगा, आप इसमें बहुत ध्यान से अपना डेटा सेलेक्ट कीजिएगा। कॉपी पेस्टिंग करते समय ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई नया बिजनेस वेंचर आउट किया है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें सही चीज डालनी है। अब हम आगे हैं पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनीज। यहाँ भी आपको कोई भी गलती अलाउड नहीं है। अब ये सारी गलतियों वाले प्रोन एरियाज में आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट जब हम ऑप्शंस पे जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, तब आपको पता चल सके कि हमारी ये गलती के लिए हमें ऑप्शन नंबर 1 लेना है या ये गलती के लिए ऑप्शन नंबर 2 लेना है। अब ये देखिए, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये हमारी फिगर्स है। इसमें भी हम लिखते समय गलतियां कर सकते हैं। So we have this now preference share capital, number of classes और ये सब ब्रेकअप, पेड अप शेयर कैपिटल। मैं इसको क्विकली रश थ्रू कर रही हूँ। ये सारी फिगर्स हैं, आप देख लीजिए। प्रोन एरियाज कोई भी आप नोट कीजिए, अगर आपके पास कोई भी चेंज है ड्यूरिंग द ईयर, कोई सा भी चेंज है, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि उस चेंज को आप कहीं डायरी पे नोट कर लीजिए, सो दैट अगर आप ये जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा वो चीज रहे कि आपको इस चीज का एडिशन करना है। सो देन वी आर मूविंग अहेड विद द फॉर्म। ये बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है, बहुत डिटेल्ड फॉर्म है। फिर शेयर्स, डिबेंचर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपने डेट ऑफ, अगर ऐसा हुआ है तो ये भी बहुत केयरफुली आपको भरना है। डेट के साथ भी कोई गलती नहीं कीजिएगा। देन वी हैव डिबेंचर्स, जस्ट लाइक शेयर्स, हमको इसमें भी इंफॉर्मेशन देनी है। ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर, डिक्रीज इन द ईयर, ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। टर्नओवर एंड नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, ये इसकी भी इसकी जो फिगर्स है, ये वाली जो फिगर्स हम डालते हैं, इसमें आप कोई भी गलती मत कीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ये सब तो आप भर सकते हैं आराम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई गलती नहीं कीजिएगा प्लीज, ये बहुत ध्यान से इस वाले एनेक्सर को भरिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नंबर ऑफ प्रमोटर्स, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स। इसमें भी आप फिगर्स अच्छे सही से डालिएगा। ये डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल में अगर कहीं भी चेंज है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू एडिट दिस, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नहीं होती है, सो आपको यहाँ देना अनिवार्य होता है। तो ना यहाँ पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, इसमें भी कोई गलती नहीं कीजिएगा। ये
डेट्स बहुत केयरफुली लिखिएगा। कॉपी पेस्टिंग की एरर यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये फॉर्म जब भरा था तब मैंने भी कॉपी पेस्टिंग ही की थी, बट कॉपी पेस्टिंग के साथ मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि आई पुट इन द राइट फिगर्स, क्योंकि कई फिगर्स ऐसी होती है जो हम सोचते हैं कि पिछले साल जैसी थी वैसी ही आज भी है, उस पर कोई चेंज नहीं है, बट देन डेट्स में आपको ध्यान रखना होगा। डेट्स यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट, क्योंकि पिछला साल अलग था और ये साल हमारा अलग है। सो हमारे पास ये मैनेजर्स की डिटेल्स, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन है। ये रेम्यूनरेशन वाला सेक्शन देख रहे हैं। रेम्यूनरेशन भरने में भी कोई गलती नहीं कीजिएगा। I'll quickly rush through सेक्शन 92 मैंने अभी आपको बताया था। तो वी आर गोइंग लिस्टेड कंपनी, इसमें भी आपको बहुत ध्यान से इसको करना है कि अगर आपकी कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और अबव है, 50 करोड़ रुपीज या अबव है, तो आपको कंपनी सेक्रेटरी का ही आपको होल टाइम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का आपको यहाँ पर डिटेल देना है, डिक्लेरेशन, एंड देन वी आर टू द एंड ऑफ द दिस थिंग। कई बार गलतियां हो जाती हैं कि हम ये वाला जो कंप्लायंस ऑफ सब सेक्शन 2 है इसमें हम गलती कर लेते हैं, सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। तो अब हमने फॉर्म देख लिया है। इस फॉर्म में हम अटैचमेंट्स भी लगाते हैं। अटैचमेंट्स में भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, तो इसमें भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। नाउ लेट अस कम टू द रेमेडी। अब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये गलतियां आप नहीं करेंगे। मैं आपको क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। हम गलतियां कहाँ करते हैं? कॉपी पेस्टिंग में करते हैं, वो मत कीजिएगा। डेट्स जब आप लिख रहे हैं तो आप काउंट कीजिए कि कहीं आप अपनी ड्यू डेट से एक्सटेंड तो नहीं कर रहे हैं। अगर एजीएम के विद इन 60 डेज आपको ये फॉर्म फाइल करना है तो आप ये देख लीजिए कि आपने एजीएम की डेट सही डाली है। तो आप इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखिए। कहीं भी डेट्स के साथ कोई भी प्लेइंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी डेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बाहर की नहीं होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिए जब आप फाइनेंशियल डिस्क्लोजर वाली चीजें भर रहे हैं, आप एडिशंस डिलीशंस का कॉलम भर रहे हैं डिबेंचर्स में, शेयर्स में, तो वहां भी जो डेट्स हम देते हैं तो कहीं भी पेपर्स में भी कोई भी आप ऐसी गलती नहीं कीजिए जिसमें आपको आगे जाके आपका फॉर्म रिजेक्शन में आए या आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा मेहनत करके उसे रिवाइज करना हो। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड गलतियां। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, एंड अगर आप कर चुके हैं तो अब हम उसकी रेमेडीज डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट मी कम टू दी स्लाइड्स। सो नाउ वी हैव दिस। अब रिविजन कैसे होगा? रिवीजन कोई से भी फॉर्म का, चाहे वो एमजीटी 7 हो, अभी मैंने आपको एमजीटी 7 बताया है, बट हर फॉर्म का कोई अलग अलग रिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है। दिस अप्लाइज टू ऑल दी ई फॉर्म्स। सो इट इज नॉट जस्ट फॉर एमजीटी 7 आई एम टॉकिंग। ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी जो करेक्शन का हम बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर एनी अदर ई फॉर्म दैट यू ई फाइल ऑन दी आरओसी। सो रिविजन ऑफ ई फॉर्म बाय कंपनीज। अब जो है, अब ये दो तरीके की चीजें हैं। एक तो कंपनीज कर ले और एक आरओसी कर ले। तो रिवीजन आरओसी से सुओ मोटो करवाया जा सकता है, मतलब आरओसी सुओ मोटो करवा सकती है। वो कैसे? रिवीजन कैन बी इनिशिएटेड सुओ मोटो बाय आरओसी और इट कैन बी डन बाय कंपनी डिजायरिंग टू डू सो। तो दो तरीके की चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे। एक तो एरर जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स में है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एरर मतलब कोई फिगर उसमें गलत हो गई है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स एज एन अटैचमेंट लगाए हैं। अटैचमेंट्स में आपने कोई डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाया है और उसमें फिगर्स गलत है, आपको वो रिवाइज करना है ना। जैसे शेयर होल्डर्स का आपने कोई एनेक्जर लगाया है और उसमें गलती है, ओरिजिनल फॉर्म में गलती, ओरिजिनल लिस्ट में गलती है, उसको आपको सही करना है। पहला एरर तो हमारे पास ये आ गया। ध्यान रखिए, ये वो एरर है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एरर है, जिसमें आपकी फिगर्स चेंज होंगी। एरर नंबर टू है कि आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी, है ना। ओरिजिनल जो डेटा आपके पास है, उस ओरिजिनल डेटा को आप भरते हो एमजीटी 7 में।
आप डिफरेंस समझिए दोनों एरर में। ओरिजिनल डेटा में ही आपको अगर कुछ चेंज करके उसको अपलोड करना है फॉर्म में, तो वो हमारी एरर टाइप 1 हो गई। और आपने जो ओरिजिनल डेटा है उसको पंच किया है इस फॉर्म में MGT7 में ई फाइल करते समय, जबकि डॉक्यूमेंट्स में तो सही है, पर गलती से आपका MGT7 गलत हो गया है लिखते समय, जैसे एजीएम की डेट गलत लिखती, जबकि एजीएम की डेट गलत तो है नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स में तो सही है, बट भरते समय गलत हो गई। मैंने कहा कॉपी पेस्टिंग एरर, और कॉपी पेस्टिंग वाला एरर है तो आपका ये एरर का नंबर 2 आ जाता है। तो अब हमारे पास 3 तरीके के करेक्शन है। एक तो जो आरओसी आपसे करवा ले, दूसरा है अगर आपका आरओसी ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया या कुछ भी उसमें क्वेरी निकाल दी तो आपको रिवीजन करना है, तो वो तो सुओ मोटो बाय आरओसी किसी आपको आरओसी के कहने पे करना है। दूसरा जो हमारे पास है ऑप्शन, वो है जब हम उसको इनिशिएट करें, इफ वी आर इनिशिएटिंग, तो उसमें मैंने काफी सारे एनालिसिस करके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ये 2 टाइप ऑफ एरर निकाले हैं कि आपको कब कब आपको ये रिवीजन करना होगा। तो ये रिवीजन सिर्फ ये 2 ही सिनारियोज में पॉसिबल है जो मैंने आपको बताया, कि आपको ये तभी करना है जब आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस करने हैं आपको, या तो फिर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती करी है। तो अगर आरओसी आपसे ये काम करवाती है, आरओसी ये क्यों करवाएगी, कैसे करवाएगी, वो भी हम समझ लेते हैं। सेक्शन एक रूल 10(6) है ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स 2014। अगर रजिस्ट्रार को कोई भी ई फॉर्म या डॉक्यूमेंट में विच इज फाइल्ड अंडर स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, अगर उनको वो डिफेक्टिव मिलता है या इनकम्प्लीट मिलता है, तो वो खुद ही नोटिस भेज देंगे, डिफेक्ट्स और इनकम्प्लीटनेस का नोटिस, कि आपका ये फॉर्म डिफेक्टिव है, हम इसको डिफेक्टिव ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आने के बाद ये डिफेक्टिव हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री से, और वो आपको नोटिस भेज देते हैं। पहले तो उन्होंने ही आइडेंटिफाई कर लिया या किसी ने कंप्लेन कर दिया आरओसी में कि इन्होंने ये जो काम हो रहा है ये ठीक नहीं है, जो फॉर्म फाइल हुआ है ये ठीक नहीं है। सेकंड वाला थोड़ा रेयर है, बट यू नेवर नो, होता है तभी तो स्लाइड में है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि फिर उसके बाद कंपनी आपको वो, क्योंकि वो आरओसी ने ही डिफेक्टिव कर दिया है, दैट मींस इट इज नॉट फाइल्ड एट ऑल, वो फिर उस वाले स्टेटस पे आ जाता है, तो आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस फाइल करना है। अगर वो किसी ड्यू डेट वाला चीज है वो फॉर्म जो है, और अगर वो ड्यू डेट भी क्रॉस हो चुकी है, तो आप विद एडिशनल फीस फाइल करोगे उसे, ये प्रोविजन रहेगा। उसमें आपको छूट नहीं कि अरे पहले गलती से वो हो गया तो एडिशनल फीस नहीं लिया जाए, ये आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते डिपार्टमेंट के साथ, आरओसी के साथ। सो गलती हो गई है, और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने उस फॉर्म को डिफेक्टिव बता दिया, सो यू हैव एन ऑप्शन, आप अपने जगह से ही वो वाला फॉर्म ई फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड वाले केस में, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट नॉट इम्पॉसिबल, हम कर सकते हैं। करेक्शन रिविजन ऑफ फॉर्म बाय कंपनी। अब ऐसा है कि हमने फॉर्म तो फाइल कर दिया, उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि ये गलती हो गई। फॉर्म भरते समय तो मैंने आपको, जो मेरा फर्स्ट हाफ था वीडियो का, मैंने उसे बताया कि ये गलतियां आप नहीं कीजिएगा। एंड चलो, अब वीडियो देखने के बाद भी अगर आपसे वो गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, मेरे पास उसकी रेमेडी भी है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एरर टाइप 1, एन एरर इन द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द ई फॉर्म। ये हमारा वो एरर है जिसमें बेसिक डेटा हमारा हम ऑल्टर करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, बेसिक डेटा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़, एंड आप चाह रहे हो कि अब वो सही हो जाए, तो उसका ऑप्शन है, बट हैंग ऑन, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 131, if company wants to make any amendment in financial statement or directors board report along with an error, then follow the following steps। आप ये 2 steps आपको फॉलो करने हैं। Company shall apply to the NCLT, National Company Law Tribunal, requesting for the desired correction or the amendment। आपको एप्लीकेशन लेनी होगी, अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल लेना होगा। इनका अप्रूवल लेने के बाद ही आरओसी आपको अलाउ करेगी रिवीजन करने के लिए। तो देखिए,
अगर आपके बेसिक डेटा में कहीं भी कोई रिवीजन है, देन उसका बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है, एंड दिस इज अ कंपल्सरी प्रोसेस। इसको कोई भी चाहे, इसीलिए आपको दिक्कत आती है जब आप अपना फॉर्म रिवाइज करना चाहते हैं, तब ये दिक्कत आती है। तो आप अपने जब भी आपको कोई रिवीजन करना हो, तो आप अपने आप को कैटेगराइज कीजिए इन एरर 1 में, एरर एरर टाइप 1 में और एरर टाइप 2 में। कंपनी अगर आरओसी से आपको नोटिस आता है जिसमें वो कहते हैं आपका रिटर्न, हमने आपका फॉर्म जो है वो डिफेक्टिव कर दिया है, आपने ये फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स आपने फाइल किए उसमें से अगर किसी भी फॉर्म का नोटिस आता है ये डिफेक्टिव है, तो कोई बात नहीं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप रिवाइज, आप फ्रेश डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं विद लेट फीस, है ना। बट अगर आपका एरर जो है, आपसे जो गलती हुई है वो ये दो टाइप्स की है, जिसमें आरओसी ने आपको नोटिस नहीं भेजा है पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आरओसी का नोटिस नहीं आना चाहिए। नथिंग शुड कम फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द आरओसी दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। कोशिश कीजिए कि हमारे पास वो आने से पहले हम खुद ही पहुंच जाए उनके पास कि ये गलती हो गई, इसका हमें रेक्टिफिकेशन का आप अप्रूवल दीजिए। तो इसमें हमारे पास ये पहले वाले केस में जो कि चेंज ऑफ द मेन इंफॉर्मेशन है, इसमें हमको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना होगा, उससे पहले आरओसी आपको किसी भी कीमत पर रिवाइज नहीं करने देगा। नेक्स्ट इज द करेक्शन एरर टाइप करेक्शन 2। इसमें क्या होता है, एज पर रूल 10(6), इफ देयर इज एनी एरर ओमिशन इन filling the information in e-form, in such a situation company can approach ROC to allow them to file revised form as under। तो रिवाइज फॉर्म हम कैसे फाइल करेंगे, कंपनी शैल प्रिपेयर एन एप्लीकेशन मेंशनिंग द रीजन फॉर रिवीजन ऑफ फॉर्म। कोई भी तरीके की गलती हो गई हो, तो हमने जो गलतियां करी उनमें से मैं आपको बता दूं, अभी जो फॉर्म मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें आपने जो शेयर के ट्रांसफर की डेट्स है वो गलत लिख दी है ना, जबकि एक्चुअल जो शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उसमें सब कुछ सही है। तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि हमने ये वाली गलती कर दी है। आपने डेट ऑफ एजीएम जो है वो रिकॉर्ड्स में सही है, आपने फॉर्म में गलत भर दी है। कॉपी पेस्टिंग एरर जो हम करते हैं नॉर्मली, हमें पता है हम एरर कर सकते हैं, फिर भी हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर कॉपी पेस्टिंग। The company shall prepare an application mentioning the reason for revision of form. Director and professional will digitally sign the form, prepare an affidavit आप stamp paper पे and oath लेंगे about the change in form. Company shall file such application along with original copy of affidavits with concerned ROC। ROC के पास आप ये वाली एप्लीकेशन लेके जाइए, उनके साथ आपको ये फाइल करनी पड़ेगी ओरिजिनल एफिडेविट के साथ। एफिडेविट हमेशा ओरिजिनल में ही जाते हैं, मैंने फिर भी मेंशन किया है ओरिजिनल कॉपी ऑफ एफिडेविट। ROC shall analyze the application and if satisfied with the reason mentioned in application, mark the form as defective that has been earlier filed in its record। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी एप्लीकेशन से अगर वो सेटिस्फाई होती है तो एप्लीकेशन एनालाइज करने के बाद अगर उसको लगता है कि वाकई में आपसे सिर्फ फॉर्म भरने में गलती हुई है, जो कि आप ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ उनको भेजेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे, जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे प्लेन पेपर पे तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है एंड ये गलती बाय व्हाटएवर, जो रीजन भी आप देना चाहें वो आप दीजिए। बेस्ट रीजन आप सभी को पता है कि आपको कितने अच्छे रीजन देने हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आपसे ये गलती जानबूझ के नहीं हुई है, तो आप ये सारे रीजन आप लिख लीजिए। और अगर रीजंस चाहिए तो उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ मैं, आपको सिर्फ कमेंट से मुझे रिप्लाई देना है, या आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे तो आप मेरे साथ जरूर उसे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। So once form is marked as defective in records of ROC, company shall be able to file the revised form on NCA portal। तो हम जो कहते हैं ना your form has been already filed for the current year या जो भी ईयर है, वो वाला मैसेज फिर नहीं आएगा, क्योंकि ROC को समझ में आ गया आपने एप्लीकेशन कर दी, उनको भी वो रियलाइज हुआ कि नहीं आप जेन्युइन है, आपका जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है एंड इज टू बी कंसिडर्ड। तो उसके बाद वो आपका जो आपने ऑलरेडी फॉर्म फाइल किया है वो उसको मार्क कर देगा एज डिफेक्टिव, एंड वंस इट इज डिफेक्टिव इट इज नो मोर अ रिकॉर्ड, एंड फिर उसके बाद आपको एक फ्रेश फॉर्म फाइल करने की परमिशन आ जाती है।
आप उसे फाइल कीजिए, बट फाइल करते समय बी कॉशियस, क्योंकि आपने अगर वो फॉर्म जब भी फाइल किया है तो वो वाली डेट काउंट नहीं होगी आपकी प्रीवियस फॉर्म फाइलिंग की। आपने जो अभी नया फ्रेश फॉर्म अपलोड किया है, आपकी वो वाली डेट काउंट होगी कंप्लायंस की। तो अगर आप डिलेड है, आपके पास काफी सारे दिन बीत चुके हैं, तो उतनी आपको एडिशनल फीस जो कि लेट फाइलिंग फीस होती है उसमें काउंट होगे। आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो गलती जुर्माने के साथ ही है। ऐसा नहीं है कि आपने फाइल कर दिया, गलती हो गई, माफ कर दो, सॉरी, यू हैव टू बी पेनलाइज। तो आपको खैर पेनल्टी भी ऐसी कोई वो नहीं है, वो फीस के साथ आप इसको कवर अप कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दिया है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एरर टाइप 1, एरर टाइप 2। एरर टाइप 1 इज वेरी डेंजरस, उसके लिए आपको थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। एरर टाइप 2 भी ऑफकोर्स इतना सिंपल नहीं है, तो गलतियां ना कीजिए MGP 7 में। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैंने एक बहुत ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बनाया हुआ है, बिकॉज वी कीप ऑन फेसिंग सच सिचुएशंस, उसमें काफी परेशानियां हैं, बट देन दिस इज अ समराइज्ड व्यू दैट मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आती रहती हूँ। बेल बटन आइकन को प्लीज प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट दी नोटिफिकेशंस इन टाइम। लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग जो सबको पता होना चाहिए कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको कहाँ लैंड अप कर सकती है। गलतियां नॉट इन द फॉर्म, कहीं और गलतियां तो चल जाती हैं, बट फॉर्म भरते समय यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आए। हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आप हमारे मेल tds@airtelmail.in पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी या सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपडेटेड रहें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।